arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। राष्ट्रीय आंदोलन 1906 से 1947 ईस्वी, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी। भाग 3। क्रांतिकारी आंदोलन के क्षीण होने के कारण। क्रांतिकारी आंदोलन के क्षीण होने के ये कारण थे। पहला, यह आंदोलन देश के कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहा। यह आंदोलन जनता के सभी वर्गों तक नहीं फैल सका, इसलिए सरकार को अपनी दमनकारी नीतियों द्वारा उसे कुचलने में सफलता मिली। दूसरा, अनेक नरमपंथी और अहिंसा के समर्थक लोगों को उनकी कार्यशैली कभी पसंद नहीं आई और न उन्होंने आतंकवादियों का कभी समर्थन किया। तीसरा, क्रांतिकारियों का एक केंद्रीय संगठन न होने के कारण उन्हें शीघ्र व समय पर सही मार्ग निर्देशन नहीं मिल पाता था। चौथा, 1919 ईस्वी के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में चला गया। वे लक्ष्य के साथ साथ आदर्श को भी माध्यम बनाए रखने के समर्थक थे। अहिंसा में उनका पूरा विश्वास था। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव जैसे जैसे देश में बढ़ता गया, आतंकवादी आंदोलन दिनों दिन क्षीण होता गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 से 1914 ईस्वी। 1905 ईस्वी का बनारस अधिवेशन। उदारवादी कांग्रेस की नीतियों से भारत का युवा वर्ग क्षुब्ध था। वे अंग्रेजों से प्रार्थना करने की नीति के विरुद्ध थे। वे चाहते थे कि ब्रिटिश सत्ता को भारत से निकालने के लिए देशव्यापी शक्तिशाली आंदोलन खड़ा किया जाए। इन दिनों इन युवकों को लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जैसे ओजस्वी नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त था। 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन में यही वर्ग सामने आया। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। इस अधिवेशन में लोकमान्य तिलक ने उग्रवादियों पर तीखा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस को सरकार से अनुनय विनय तथा प्रार्थना करने की नीति त्याग कर असहयोग तथा आंदोलन की नीति अपनानी चाहिए। उन्होंने कांग्रेसियों के सम्मुख स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार करने तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। कांग्रेस के उदारवादी नेता तिलक के इस प्रस्ताव से असहमत थे। उन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर पूरा भरोसा था। दूसरी ओर उदारवादियों का यह प्रस्ताव था कि प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत के आगमन पर उनका स्वागत किया जाए। उग्रवादी नेताओं ने तीखी आलोचना की तथा उसका विरोध किया, परंतु कांग्रेस में उदारवादियों का बहुमत होने के कारण उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। इस अधिवेशन में ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस में एक शक्तिशाली उग्रवादी दल का विकास हो रहा है जो उदारवादियों को चुनौती देने में सक्षम है। उग्रवादियों की सफलता। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों का मतभेद सामने आ गया। इस अधिवेशन में उग्रवादी नेताओं ने अपने प्रस्तावों को स्वीकृत कराने का प्रयास किया। इस हेतु वे बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इन दिनों पूरे भारत देश में स्वदेशी आंदोलन जोरों से चल रहा था। बंग भंग के कारण संपूर्ण बंगाल में उग्रवादियों का विशेष प्रभाव था। बंगाली जनता अंग्रेजी सरकार से रुष्ट थी और उदारवादियों की सरकार से सहयोग करने की नीति का विरोध करने हेतु तत्पर थी। परंतु उग्रवादियों ने 82 वर्षीय प्रतिष्ठित नेता दादाभाई नौरोजी को सभापति चुन लिया। दादाभाई नौरोजी ने परिस्थिति का अवलोकन किया और उग्रवादी नेताओं के स्वराज्य, स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उग्रवादी विचारधारा की सफलता ने अंग्रेजों को भयभीत कर दिया। 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन तथा कांग्रेस की फूट। कांग्रेस का अधिवेशन 1907 ईस्वी में नागपुर में होना निश्चित हुआ था, पर नागपुर उग्रवादियों का गढ़ था, अतः उदारवादियों ने इस अधिवेशन का आयोजन सूरत में किया। उदारवादियों ने प्रयत्न पूर्वक रास बिहारी बोस को सभापति चुन लिया।
जबकि उग्रवादी लाला लाजपत राय को सभापति चुनना चाहते थे। उग्रवादियों को अधिवेशन का स्थान परिवर्तन तथा सभापति के चुनाव पर कोई आपत्ति नहीं थी। वे केवल ये चाहते थे कि कलकत्ता अधिवेशन में पारित प्रस्तावों में कोई संशोधन न किया जाए। उदारवादी इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य कलकत्ता अधिवेशन में पारित प्रस्तावों में संशोधन करना, ब्रिटिश सरकार पर विश्वास प्रकट करना था। बाल गंगाधर तिलक इससे निराश नहीं हुए, बल्कि अधिवेशन में विरोध करने के लिए डटकर खड़े हो गए। रास बिहारी बोस द्वारा अध्यक्ष पद के भाषण प्रारंभ करते ही पंडाल में हंगामा मच गया। अगले दिन पुलिस संरक्षण में उदारवादियों की सभा हुई, जिसमें ये प्रस्ताव पास किया गया कि कांग्रेस का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जिसे कांग्रेस का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य स्वीकार हो। इस पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने नए तल के मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं और यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो उसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। उन्होंने घोषित किया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कांग्रेस में विभाजन के पश्चात अंग्रेज सरकार भी सक्रिय हो गई और उसने उदारवादियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करना प्रारंभ कर दिया। सरकार ने उग्रवादियों को कठोर दंड और यातनाएं देना शुरू कर दिया। लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष की कड़ी सजा देकर बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया तथा उनके समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कांग्रेस के नरम दल वालों को खुश करने तथा उनके पक्ष को मजबूत करने के लिए 1909 ईस्वी में इंडिया काउंसिल एक्ट पास करके संवैधानिक सुविधाओं की घोषणा कर दी गई तथा 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया गया। 1907 से 1915 ईस्वी तक ये दोनों दल अलग अलग रहे, परंतु 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दल एक हो गए, क्योंकि दोनों दलों का लक्ष्य एक ही था। सूरत में विभाजन हो जाने पर कांग्रेस के दोनों पक्ष ये जान गए कि उनकी फूट का लाभ अंग्रेजों को ही मिल रहा था। उग्रवादी आंदोलन का महत्व। लाल बाल पाल द्वारा संचालित उग्रवादी आंदोलन ने कांग्रेस को नव जीवन प्रदान किया तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति जागृति की लहर पैदा कर दी। इस आंदोलन का महत्व इस प्रकार है। पहला, देशभक्ति की भावना उत्पन्न की। कांग्रेस में उग्रवादी नेताओं के प्रवेश के पूर्व आम लोगों में भारतीय राजनीति के प्रति उपेक्षा के भाव थे, क्योंकि उदारवादी नेताओं के कारण लोगों में ये आम विश्वास घर कर गया था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनसेवक संस्था न होकर सरकार सेवक या अंग्रेज सेवक संस्था थी। किंतु उग्रवादी नेताओं ने देश के सभी वर्गों में देशभक्ति की भावना का संचार किया तथा उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सर्वस्व बलिदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उग्रवादी आंदोलन के कारण भारत के कोने कोने में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए जाने लगे तथा लोकमान्य तिलक की इस घोषणा से स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सभी भारतवासियों के हृदय में स्वराज्य प्राप्ति की लगन तीव्र हो गई। दूसरा, लोगों में आत्मविश्वास उत्पन्न किया। 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता का कारण देश भर में निराशा की काली छाया थी। शायद यही कारण था कि उदारवादी नेता अंग्रेजों के चाटुकार बने हुए थे। उग्रवादी आंदोलन ने स्वदेशी और बायकॉट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से आम लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर सकने का आत्मविश्वास पैदा किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी देशवासी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तत्पर हो गए। इस प्रकार देश के जनमानस में आत्मविश्वास तथा संघर्ष की भावना उत्पन्न करके उग्रवादी नेताओं ने राष्ट्र की महान सेवा की। तीसरा, कांग्रेस को जन आंदोलन बनाया। उग्रवादी विचारधारा के पूर्व कांग्रेस केवल कुछ बुद्धिजीवी लोगों की संस्था थी। इसके नेताओं का लोगों से कोई संबंध नहीं था। उग्रवादी नेताओं ने कांग्रेस को जन जन की संस्था बना दिया। उन्होंने स्वदेशी तथा बहिष्कार जैसे आंदोलन चलाकर आम लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थक बनाया। उन्होंने अपने अभियान और आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया। ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मुस्लिम लीग।
फूट डालो और राज्य करो की नीति का अनुसरण करने वाले अंग्रेजों ने प्रयत्नपूर्वक हिंदू व मुसलमानों में मतभेद कराने का प्रयास किया। कांग्रेस की स्थापना के साथ ही अंग्रेजों ने मुस्लिमों को कांग्रेस से दूर रखने का प्रयास किया। प्रारंभ में सरकार अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हुई और मुसलमान बड़ी संख्या में कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित होते रहे। बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय तो हिंदुओं और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर बड़े उत्साह से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया। इससे अंग्रेज चौकन्ने हो गए और वायसराय लॉर्ड कर्जन ने स्वयं इस आंदोलन से मुसलमानों को पृथक करने तथा हिंदुओं और मुसलमानों में भेद उत्पन्न करने के उद्देश्य से पूर्वी बंगाल का दौरा किया। इसके बावजूद 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में मुस्लिम प्रतिनिधियों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों ने मुसलमानों को राष्ट्रीय संघर्ष से दूर करने का प्रयास आरंभ कर दिया था। 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन भी मुसलमानों को हिंदुओं से पृथक करने की एक सोची समझी चाल थी और इस चाल में उन्हें कुछ हद तक सफलता भी मिली। बंग भंग विरोधी आंदोलन से बहुत से मुसलमानों को विमुख करने में मिली सफलता से प्रोत्साहित होकर अंग्रेजों ने मुसलमानों को पृथक संगठन का निर्माण करने के लिए उकसाया तथा उन्हें पृथक निर्वाचन के लाभों से अवगत कराया। ब्रिटिश सरकार के भक्त अनेक मुसलमान नेताओं ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आम मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व की मांग के समर्थन के लिए तैयार किया। 1906 ईस्वी में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। ब्रिटिश सरकार को इस क्षण की प्रतीक्षा तो थी ही, सत्य तो यह है कि प्रतिनिधि मंडल के वायसराय से मुलाकात करने का नाटक का षड्यंत्र सरकार द्वारा ही रचा गया था। अतः उसने तत्काल पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया। इस प्रतिनिधि मंडल की मुख्य मांगें ये थीं: पहला, प्रतिनिधित्व की समस्या को तय करते समय मुसलमानों को उनकी संख्या के आधार पर नहीं वरन उनकी सेवाओं के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा, मुसलमानों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिले तथा इसके लिए ऐसे निर्वाचक मंडल का निर्माण किया जाए जिनमें सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही हों। तीसरा, अंग्रेज सरकार प्रशासन व राजनीतिक संस्थाओं में मुसलमानों को अधिक से अधिक स्थानों में भर्ती करें। मुस्लिम लीग का जन्म। आगा खां के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल की सफलता से मुस्लिम नेता बहुत उत्साहित हुए और भविष्य की योजनाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने एक राजनीतिक दल की आवश्यकता का अनुभव किया। ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस योजना को सफल बनाने हेतु सहयोग प्रदान किया। आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को कराची में मुसलमानों के कुछ उच्च नेता एकत्रित हुए जिन्होंने मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की। उस समय लीग के मुख्य उद्देश्य थे मुसलमानों में राजभक्ति को बढ़ाना, मुसलमानों के प्रति सरकार के सभी संदेहों को दूर करना और सरकार से मुस्लिम हितों की पूर्ति कराना। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।